ट्वेल्थ इंग्लिश मीडियम। आज का जो टॉपिक है आपका कैपेसिटर। उससे पहले हम कैपेसिटेंस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो कैपेसिटर जो है वो आज का जो टॉपिक है उसमें हम जैसे मान लो कि आगे हमने स्पेरिकल कैपेसिटर पढ़ा था, आइसोलेटेड स्पेरिकल कैपेसिटर। आज जो हम पढ़ेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो आप जब भी आइसोलेटेड कैपेसिटर पढ़े देखिए ध्यान से, तो आइसोलेटेड कैपेसिटर में ऐसा कुछ था और आर रेडियस का स्पेरिकल कैपेसिटर, और उसका जो पोटेंशियल था वो था आपका KQ/R। तो इसका जो पोटेंशियल और उसकी जो एनर्जी है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, बाहर की तरफ ऐसे इनफाइनाइट तक ऐसे बिखरी होगी, परपेंडिकुलर होगी। हर बार याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे परपेंडिकुलर होती है। तो ये जो एनर्जी है वो कहाँ तक बिखरी हुई है, अनंत तक बिखरी हुई है। लेकिन हमें कन्फाइंड रीजन में एनर्जी चाहिए, इसलिए हम इसका यूज़ बहुत नहीं कर पा रहे हैं। तो कन्फाइंड रीजन में एनर्जी चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें एक्चुअल में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इसका एक सॉल्यूशन बताता है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैसे वर्क करता है, तो चलिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर पढ़ते हैं। उसका मेन बेसिक प्रिंसिपल क्या है, तो प्रिंसिपल के बारे में अगर बात करें तो अब देखो ध्यान से कि आपके पास कोई ऐसे स्फीयर है, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर जिसकी रेडियस है R। तो आपको पता है कि इसका पोटेंशियल, अगर मान लो कि इसके ऊपर चार्ज Q है तो इसका पोटेंशियल हो जाएगा KQ/R। ठीक है। अगर मान लो कि इसके पास नज़दीक में कोई एक दूसरा स्फीयर लेकर आते हैं जो न्यूट्रल स्फीयर है ना, न्यूट्रल कंडक्टर लेकर आते हैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये मतलब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होना चालू हो जाएंगे। वैसे ही ऑपोजिट डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्जेस एक्यूमुलेशन होना चालू हो जाएंगे। तो अब वीनेट कैलकुलेट जब भी किया जाएगा है ना, तो वीनेट कैलकुलेशन में होगा क्या कि इसका खुद का तो पोटेंशियल है ही, V इज इक्वल टू V1, मतलब इसको V1 मान लेते तो V1 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू -चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू प्लस चार्ज है ना। तो इसका जो डिस्टेंस है आप देखो ध्यान से, ये R है और ये मान लो कि R' है ना। प्लस का डिस्टेंस ये इसके यहाँ मिडल से मेजर कर दीजिए तो आप, तो ये R और ये R' है ना। तो R' ज़्यादा है कंपेयर टू R। तो आप जब भी V' लिखेंगे है ना, तो V1 मतलब KQ/R, इसका खुद का पोटेंशियल प्लस नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ माइनस लिखा जाएगा, -KQ/R प्लस KQ, ये छोटा Q चार्ज आपका है ना, पॉजिटिव चार्ज, उसके लिए R' लिखा जाएगा ना। अगर मान लो ये टर्म आप जब भी मिलाओगे तो ये कुछ ना कुछ माइनस में वैल्यू देगा आपको है ना। तो KQ/R अब जब भी वीनेट कैलकुलेट करेंगे, अब देखो ध्यान से, R' जो है आपका कौन सा है, बड़ा R' है, तो मतलब इसको डिवाइड करोगे तो ये टर्म बड़ा आएगा है ना, और सॉरी ये टर्म छोटा आएगा, डिनोमिनेटर ज़्यादा है तो, और ये R कम है तो ये टर्म आपका बड़ा आएगा। तो माइनस प्लस आप जब भी कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर नेगेटिव में कुछ ना कुछ आएगा और KQ/R में से वो माइनस हो जाएगा। अब जैसे ही KQ/R में से माइनस होगा तो मतलब आपका जो वीनेट है वो एक्चुअल में डिक्रीज हो जाएगा। किससे डिक्रीज हो जाएगा, तो अब देखो ध्यान से, आपका जो वीनेट है वो बहुत कम हो गया। किससे कम हो गया, तो V से कम हो गया। एक्चुअल जो अलग था, जब है ना न्यूट्रल कंडक्टर नहीं था तब जो पोटेंशियल था तो वो बड़ा था, किससे, अब जो नया V' आया है उससे है ना। आपको पता है Q इज इक्वल टू क्या लिखा जाता है, C/V है ना। सॉरी, यहाँ पर Q इज इक्वल टू हो जाएगा आपका CV, तो C इज इक्वल टू लिखा जाएगा Q/V है ना। तो सबसे पहले जो उसका पोटेंशियल था V, उससे अब नया C' मिलेगा। अब जैसे ही आप न्यूट्रल कंडक्टर पास में लाए तो C' के लिए बात कीजिए, तो C' इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई अब हो जाएगा आपका V' है ना। तो आपका देखो ध्यान से कि V' जो है वो डिक्रीज हुआ, तो आपका C' क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। देखो ध्यान से है ना, तो अगर V' डिक्रीज होता है तो आपका C' इंक्रीज होता है, मतलब कैपेसिटेंस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो आप समझो ध्यान से कि नॉर्मल जब अकेला था आइसोलेटेड, उसके पास कोई न्यूट्रल कंडक्टर ले जाया गया तब उसका कैपेसिटेंस इंक्रीज हुआ। अब कैपेसिटेंस इंक्रीज किसकी वजह से हो रहा है, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से। ये टर्म में आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा। अगर मान लो कि प्लस वाला टर्म पूरा हटा दूँ है ना, ये पोटेंशियल ड्यू टू प्लस सीधा हटा दूँ, तो मतलब V1 में से डायरेक्ट क्या माइनस हो जाएगा, तो वीनेट और कम हो जाएगा। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि यहाँ पर ग्राउंड कर दिया जाता है। अब जैसे आप ग्राउंड कर दोगे तो ये जो न्यूट्रल कंडक्टर है वो कैसे हो जाएगा, ओनली नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। देखो ध्यान से, पॉजिटिव चार्जेस कहाँ चले जाएंगे, ग्राउंड में चले जाएंगे। तो अब जो टर्म आएगा आपका वीनेट इज इक्वल टू ऐसे रहेगा KQ/R माइनस KQ/R।
तो मतलब इसको नया नाम देते हैं वी डैश नेट नाम दे देते हैं ना। तो वी डैश नेट जो है वो पहले से भी कम हो गया वी नेट से। देखिए तो अब हुआ क्या कि वी डैश नेट वो बहुत कम हो गया, मतलब वी डैश नेट लेस देन वी नेट लेस देन वी, है ना। तो आपका पोटेंशियल डिक्रीज हो गया, तो उसको अगर नया नाम दे दे सी डबल डैश, तो क्यू डिवाइड बाई वी डैश नेट। अब वी डैश नेट बहुत कम हो गया तो सी डबल डैश मतलब आपका कैपेसिटेंस और इंक्रीज हो गया, ये डिक्रीज होता गया और आपका कैपेसिटेंस इंक्रीज होता गया। तो मतलब अब जैसे ही पास में कोई दूसरा न्यूट्रल कंडक्टर और न्यूट्रल कंडक्टर में भी अगर ओनली नेगेटिव चार्ज लेकर आ जाते हैं ना, तो आपका कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है। तो ये कैपेसिटर का एक प्रिंसिपल है। चलिए तो अब क्या करते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ते हैं, उसका डेरिवेशन करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस का डेरिवेशन। चलिए तो स्टार्ट करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। चलिए तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ने से पहले आप इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट सीट आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में, गॉस लॉ की सेकंड एप्लीकेशन आई थी। तो सबसे पहले उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, तब उसके बाद हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे चले जाते हैं। तो आपने वहाँ पर क्या देखा था कि एक इनफाइनाइट सीट थी ऐसे पॉजिटिवली चार्ज ना, ऐसे छोटा सा, अभी अब पूरा भर देना है इसको पॉजिटिव चार्ज ऐसे। तो उसकी वजह से आर डिस्टेंस पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, याद कीजिए सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। वैसे ही अगर पीछे भी देखा जाए आर डिस्टेंस पर, है ना, तो भी आपका आंसर आएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड का, है ना। पॉजिटिव है तो बाहर के डायरेक्शन में फील्ड लाइन्स आती है, ये आपको पता है। तो हम क्या करते हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशन लेते हैं। पहले प्लस प्लस लेंगे, उसके बाद माइनस माइनस, और एक जो कॉम्बिनेशन लेंगे पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट। इसका रीज़न क्या है कि हमें एक कन्फाइंड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, है ना। आप देखो यहाँ पर आपका जो स्पेरिकल कैपेसिटर था उसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर थी, कहाँ तक बिखरी हुई थी, अनंत तक। अब हमें क्या चाहिए कि कन्फाइंड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की रिक्वायरमेंट है, तो हम कन्फाइंड रीजन में लाने के लिए ट्राई कर रहे हैं। चलिए तो सबसे पहले 2 प्लेट जो ले रहे हैं वो पॉजिटिव प्लेट ले रहे हैं। देखिए यहाँ से ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट और ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट। यहाँ पर मान लेते हैं P, यहाँ पर मान लेते हैं पॉइंट Q और यहाँ पर मान लेते हैं पॉइंट R, है ना। तो आप सब जानते हैं कि ये प्लस प्लस पॉजिटिवली यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हुआ है चार्ज यहाँ पर। तो यहाँ P पॉइंट पर ये प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और ये प्लस चार्ज की वजह से भी बाहर, है ना। तो आपकी ई नेट हो जाएगी E1 प्लस E2 ऐसे हो जाएगी। देखिए ध्यान से यहाँ पर R पॉइंट पर देखिए ये प्लस पॉजिटिव की वजह से इधर और ये प्लस की वजह से भी इधर, तो आपकी जो ई नेट आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, E1 प्लस E2, है ना। आपका ये भी आंसर ठीक हो गया। अब यहाँ पर बीच में जब भी देखेंगे तो ये पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, ये प्लस की वजह से आउटवर्ड डायरेक्शन में इधर, तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर देखो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में और सेम मैग्नीट्यूड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो गई, 0। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हुआ कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अनंत तक बिखरी हुई है, यहाँ से बाहर, यहाँ से भी बाहर अनंत तक, और 2 प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 हो गई। तो मुझे कन्फाइंड रीजन में चाहिए, तो ये तो पॉसिबल नहीं हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, चलिए नेगेटिव प्लेट लेकर चेक करते हैं। तो ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट ले ली हमने, दूसरी भी सामने नेगेटिवली चार्ज प्लेट ले लेते हैं। अब देखते हैं ध्यान से, फिर से पॉइंट बनाते हैं P Q R, है ना। चलिए अब क्या होगा बताइए। तो P पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए ध्यान से, नेगेटिव की वजह से इधर, इसकी वजह से इधर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट आपकी हो गई E1 प्लस E2, लेकिन अंदर की डायरेक्शन में आ रही है। वैसे ही यहाँ पर ये R पॉइंट पर नेगेटिव इसकी वजह से अंदर, ये इसकी नेगेटिव की वजह से अंदर, तो आपकी ई नेट फिर से क्या हो रही है आपकी E1 प्लस E2, लेकिन अंदर की डायरेक्शन में। अब Q पॉइंट पर देखिए, ये नेगेटिव की वजह से इसके अंदर, ये नेगेटिव प्लेट की वजह से इसके अंदर, तो मतलब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से अंदर क्या हो गई, 0 हो गई। तो 2 प्लेट के बीच में फिर से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो रही है, तो मुझे फिर से कन्फाइंड रीजन में नहीं मिल रहा है। तो अब ट्राई करते हैं एक पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट। चलिए एक प्लेट लेते हैं हम पॉजिटिव और एक लेते हैं नेगेटिव। तो ये वाली प्लेट हम मान लेते हैं पॉजिटिवली चार्ज है, वैसे ही ये वाली जो प्लेट है आपकी वो नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। तो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट फिर से वही पॉइंट ले लेते हैं P Q R, है ना। तो P पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के देखिए, चलिए, है ना। P पॉइंट थोड़ा मतलब दिख नहीं रहा है, 1 मिनट, चलिए अब दिख रहा है P पॉइंट। तो P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज की वजह से इधर और नेगेटिव चार्ज की वजह से अंदर, है ना। तो यहाँ पर 0 हो गई। फिर यहाँ पर देखिए नेगेटिव की वजह से अंदर, पॉजिटिव की वजह से इधर, है ना, तो फिर से यहाँ पर 0 हो गई।
तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिले वो यहाँ पर मिलेगी। देखिए ध्यान से, पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और नेगेटिव की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। तो ई नेट आपका आंसर आएगा E1 प्लस E2। बाहर दोनों साइड क्या हो गई, 0 हो गई, लेकिन बीच में आपका कुछ E1 प्लस E2 मिल रहा है। और हमें पता है कि एक इन्फाइनाइट शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आती थी σ/2 एप्सिलॉन नॉट। तो अब ई नेट की वैल्यू σ/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस σ/2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों को मिला लो तो आपका आंसर आ जाएगा σ/एप्सिलॉन नॉट। तो दो प्लेट के बीच में हमें कन्फाइंड रीजन में एक ई नेट मिल गया है यहाँ पर, है ना, जो मेरे काम का था। तो अब इसकी वजह से हम क्या करते हैं कि इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड में हम चार्ज को स्टोर करेंगे, है ना। तो उसके लिए हम कैपेसिटेंस की वैल्यू डिराइव करते हैं। चलिए, तो डेरिवेशन ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस, ठीक है। चलिए, तो जैसे हमने माना कि यहाँ पर आपका ई नेट कितना आ रहा है, σ/एप्सिलॉन नॉट जितना आ रहा है, ठीक है। तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं। अब आपको V का फॉर्मूला पता है, V इज इक्वल टू क्या होता है, E/D। ER लिखते थे, V इज इक्वल टू ER। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, ED, और E की वैल्यू यहाँ पर मेरे पास क्या आ रही है, σ/एप्सिलॉन नॉट इंटू D। देखिए, तो E की वैल्यू मैंने रख दी σ/एप्सिलॉन नॉट, ये रख दिया V। अब आप कैपेसिटेंस की वैल्यू याद कर लीजिए, C इज इक्वल टू क्या लिखा जाता था, Q/V ऐसा लिखते थे हम, Q इज इक्वल टू CV। तो C इज इक्वल टू Q/V, तो Q/V के बदले लिखेंगे हम σD/एप्सिलॉन, और Q को हम क्या लिख सकते हैं, याद कीजिए, सिग्मा इंटू A, है ना, सिग्मा इसकी डेंसिटी है, तो सिग्मा इंटू A लिख सकते हैं। तो σD डिवाइड बाई एप्सिलॉन, सिग्मा से सिग्मा कैंसर, तो आपका आंसर है एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D। चलिए, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस का आंसर आ रहा है आपका एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D। देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, आपको तैयार करना है ना, इस तरह नहीं लिखना है। मैंने आपको ऐसे ओरली समझा दिया है, अब कैसे लिखना है उसकी थियरी में आपको प्रॉपर PDF में भेजूंगा, तो आप उसमें से लिख लेना, है ना। ये आपको सिर्फ जस्ट एक्सप्लेनेशन था कि कहाँ से कैसा आ रहा है, तो आप इसको स्टडी कीजिए ध्यान से। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम जब भी मिलेंगे, तब नेक्स्ट लेक्चर में हम किसकी स्टडी करेंगे, पैरेलल और सीरीज़ के बारे में ना, सीरीज़ कैपेसिटेंस और पैरेलल कैपेसिटेंस, और उसके बाद उसके न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस करेंगे।